दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के कई जिलों में ब्लैक फंगस के मरीज मिलना शुरू हो गया है। जी हां, जिससे बिहार सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि बिहार स्वास्थ्य विभाग इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि ब्लैक फंगस के फैलाव को रोका जा सके। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में ब्लैक फंगस के जितने भी मरीज मिले हैं वे बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, कैमूर और बक्सर के रहने वाले कुछ 16 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। खबर के अनुसार पटना एम्स में भर्ती 2 मरीजों में एक पटना तथा दूसरा मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, जबकि वेल्लोर ईएनटी सेंटर में भर्ती 3 मरीजों में औरंगाबाद, पटना और बक्सर के मरीज शामिल है। वहीं बिहार के कैमूर जिले में भी एक ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। जी आपको बता दें कि सबसे ज्यादा पटना एम्स में कुछ 6 मरीज ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे हैं। जी हां, वही 3 दिनों में अब तक बिहार के विभिन्न जिलों से ब्लैक फंगस के कुल 16 मरीज सामने आए हैं। इस तरीके से बिहार में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोग फ्री में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए लोगों से किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनकी ईमेल आईडी पर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। खबर के मुताबिक बिहार में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करने होंगे। जी आप अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप के द्वारा घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप आरटीपीएस बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस वेबसाइट से अप्लाई करेंगे वह वेबसाइट है www.serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाकर ध्यान से पढ़ें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। दोस्तों बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 12 जून को दस्तक दे सकता है। एक तरह से यह अपने सामान्य समय पर होगा। यह पूर्वी बिहार से बिहार में प्रवेश करने के साथ यह पूरे प्रदेश में फैलेगा। यह आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने मानसून के साथ में एक पूर्वानुमान शुक्रवार को जारी किया है। यह आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कि पिछले साल मानसून को 5 जून के आसपास बिहार में ऑनसेट होना था, लेकिन वह 12 जून के आसपास बिहार में आया था। बिहार के लिए यह एक अच्छी सूचना है कि इस बार मानसून समय पर दस्तक देगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक इस बार केरल में मानसून 31 मई को दस्तक देगा। पटना मौसम विभाग के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि अरब सागर में चक्रवाती सिस्टम विकसित हो रहा है। इसके प्रभाव की वजह से मानसून एक दिन पहले भी केरल पहुंच सकता है। यही वजह होगी कि वह देश के विभिन्न भागों में सामान्य समय पर दस्तक दे सकता है। उम्मीद है कि बिहार में मानसून 12 जून तक दस्तक देगा। इससे पहले मौसम विभाग ने अप्रैल में पूर्वानुमान जारी करके बताया था कि प्रदेश के कई जिलों में इस साल 20 से 25% बारिश कम होगी। इसी संबंध में एक और रिपोर्ट 30 से 31 मई के बीच आएगी। दोस्तों बिहार के भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी हां, भोजपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत 1,71,743 किसान लाभार्थी हैं। इनमें से 3,000 ऐसे फर्जी किसानों को चिन्हित किया गया है जो पात्र नहीं होने के बाद भी योजना के तहत पैसे ले रहे थे। इन किसानों की सूची तैयार कर ली गई है। साथ ही इनसे वसूली करके भारत सरकार को पैसे लौटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले में लाखों रुपए का इनकम टैक्स देने वाले व्यापारी और अन्य रोजगार से जुड़े लोग किसान बनकर इस योजना का लाभ ले रहे थे। आयकर विभाग ने किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों की जांच पड़ताल की, जिसमें से 3,000 ऐसे लोग मिले जो अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ ले रहे थे। अगर आप भी ऐसे किसान में शामिल है तो फिर संभल जाइए, नहीं तो फिर आप पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। दोस्तों कोरोना काल में सब कुछ बंद है। स्कूल भी लंबे समय से बंद है और कब तक बंद रहेंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इस वजह से सरकार की ओर से चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना भी काफी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार बच्चों को सूखा राशन देने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को यह प्रस्ताव भी भेजा है। आपको बता दें कि स्कूल बंद होने के बाद भी सरकार ने मिड डे मील योजना को चालू रखने का फैसला किया है। हालांकि इसका स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा। दरअसल बच्चों को पका हुआ खाना देने की बजाय सरकार अब उन्हें सूखा खाना देगी। हर महीने औसत के हिसाब से प्रति बच्चों को राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही खाना पकाने का खर्चा भी सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा।
दोस्तों, कोरोना के संक्रमण के दौरान बिहार में डॉक्टर की कमी को पूरा करने का फैसला लिया जा रहा है। इस संबंध में बिहार में डॉक्टरों की बंपर बहाली होने जा रही है। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने मेडिकल ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार में मेडिकल के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का यह शानदार मौका है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.statehealthsocietyBihar.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले बिहारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। यह पिछले 3 दिनों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जो बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यह मिली जानकारी के अनुसार 3 दिनों से यहां 10,000 के अंदर कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या संक्रमितों से अधिक हो गई है। इससे यहां के लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है तथा लोगों को कोरोना से राहत मिल रही है। आपको बता दूं कि बिहार में जब से लॉकडाउन लगा गया है तब से कोरोना केस आने कम हो गए हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 25 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। दोस्तों, सब्जी के निर्यात पर लॉकडाउन का ब्रेक लगने से किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। जी हां, सब्जी की खेती से जुड़े किसानों को वाजिब मूल्य मिल रहा था। अब अचानक मौसम भी बदलने लगा है। बारिश के बाद खेतों में जल जमाव से सब्जी की फसल नष्ट हो गई है। तरबूज की खेती को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस बीच लॉकडाउन के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानें खुल रही है। ऐसे में किसान औने पौने मूल्य पर सब्जी बेचने को मजबूर है। इतना ही नहीं, शादी विवाह तो अब सीमित संख्या के कारण लोग मंदिरों में ही करने लगे हैं। कोई आयोजन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में सब्जी की डिमांड लगातार कम से कम हो जा रही है। टमाटर, बैगन, कद्दू, खीरा, नेनुआ, तेतोई, साग, मिर्ची आदि के मूल्य में गिरावट हुई है। इसका मुख्य कारण अब यहां से बाहर सब्जियों का जाना पूरी तरीके से लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है। डिमांड से अधिक सब्जी उपलब्ध होने से मूल्य कम से कमतर मिलने लगा है। सब्जी उत्पादक परेशान है। दोस्तों, बिहार के लोगों को अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्हें घर बैठे अपने परिजनों की मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसकी बिहार सरकार ने व्यवस्था कर दी है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र ईमेल या फिर निबंधित डाक से भेजा जाएगा। इसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश की प्रति सभी नगर आयुक्त, नगर परिषद और नगर पंचायत को भेज दिया गया है। नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर आयुक्त, नगर परिषद और नगर पंचायतों को यह निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में इस प्रकार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि बीपीएल परिवार को यह सुविधा फ्री में दी जाएगी। सभी प्रकार के मृत्यु पर यह आदेश लागू होगा। आवेदक के फोन पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार और एक्सपर्ट लगातार देश की आम जनता से कह रहे हैं कि हल्के से भी लक्षण महसूस होते हैं तो वे खुद को आइसोलेट कर लें ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। अब मेनदाता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी मरीजों को यही सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि लक्षण विकसित होते ही लोगों को खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। डॉक्टर त्रेहन ने कहा है कि ज्यादातर लोग जिन्हें खांसी, जुकाम, गले में खराश या फिर बुखार होता है वे ज्यादातर पॉजिटिव निकल रहे हैं, जिन्हें तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। वैक्सीन के सवाल पर डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि आज वैक्सीन के लिए पैनिक करना उचित नहीं है। मेरा विचार है कि जहां कोरोना के हॉटस्पॉट हैं वहां 6 हफ्ते में वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन जहां केस कम हो रहे हैं वहां डोज के बीच का समय बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ममता सरकार ने 16 मई से 30 मई तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। यह खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको लेकर कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसका पालन राज्य में रहने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना ही होगा, ताकि यहां कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाया जा सके। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को 15% बड़े वेतन के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। यह खबर के अनुसार पिछले साल ही बिहार सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में 1 अप्रैल 2021 से सभी नियोजित शिक्षकों को 15% बड़े वेतन के अनुसार सैलरी दी जाएगी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अभी तक शिक्षकों को पुराने नियमानुसार ही सैलरी दी जा रही है। विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2021 के प्रभाव से
नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन की 15% राशि एरियर के रूप में मिलेगी। इसको लेकर विभाग ने वित्त विभाग को सूचना भेज दी है। जैसे ही वित्त विभाग इसको स्वीकृति देगा उसके बाद शिक्षकों को एरियर मिल जाएगा। दोस्तों, एक बीजेपी के विधायक है, जी हां, उन्होंने यूपी सरकार से नाराज होकर अपना इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। जी हां, आरजेडी और कांग्रेस ने भी इसको सराहा है, समर्थन किया है। जी हां, पश्चिमी चंपारण से लोरिया से बीजेपी के विधायक विनय बिहारी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। विधायक विनय बिहारी ने वीडियो जारी करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में यूपी सरकार द्वारा खुदाई करके नदी की धारा मोड़ने का विरोध किया है। भाजपा विधायक विनय बिहारी ने तो विरोध करते हुए इतना तक कह दिया है कि यदि सरकार इस समस्या का समाधान नहीं निकालती है तो वे इस्तीफा दे देंगे। यह विधायक ने कहा है कि अगर हमारे क्षेत्र में जनता की सुरक्षा और संरक्षण ही नहीं हो पाएगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने में तनिक भी देरी नहीं करूंगा। यह विनय बिहारी के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। यह आरजेडी और कांग्रेस ने विनय बिहारी के इस कदम का समर्थन किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गंगा नदी में कई लाशें मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मां गंगा ने पुकारा है, रुलाया है। राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा है कि जिसने कहा गंगा ने उसे पुकारा उसने गंगा मां को रुलाया। जी हां, उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट को शेयर किया जिसमें दावा किया गया था कि गंगा नदी के 1140 किलोमीटर लंबे तट पर लगभग 2000 शव मिले हैं। जी हां, पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में 100 नदी में तैरने या फिर उसके किनारे के पास दफन किए गए हैं। दोस्तों, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, खुलासा किया है। जैसे शनिवार को उन्होंने एक लेख को ट्वीट किया जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि पड़ोसी देश चीन ने महामारी के इस दौर में भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। साउथ एशिया मॉनिटर नामक वेबसाइट ने सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच के एक लेख को प्रकाशित किया है, यह जिसमें यह कहा गया है कि विदेशी जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन एक प्रकार का युद्ध लड़ रहा है। इसके तहत वे अपने अवैध तरीके से किए गए दावों को मजबूती प्रदान करने के लिए झूठे रिकॉर्ड पर चीन का नाम शामिल कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ट्वीट किए गए लेख में लिखा गया है कि बीजिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा में कई जगहों पर अपना नाम चिपकाया है जिस पर वह अवैध तरीके से दक्षिण तिब्बत का होने का दावा करता है। दोस्तों, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। जी हां, दरअसल पूर्व मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग शहरों से चलने वाली 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को बढ़ा दिया है। इसके परिचालन के दिनों को मई महीने के अंत तक कर दिया गया है, यानी कि मई महीने के अंत तक चलेगी। इस बात की पुष्टि पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने की है। जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने बताया कि मुंबई, अहमदाबाद और सूरत से चलने वाली जिन स्पेशल ट्रेनों परिचालन को बढ़ाया गया है जो पूर्व मध्य रेलवे के तहत दानापुर, बरौनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर स्टेशनों के बीच चलती है, इसका फायदा पैसेंजर को मिलेगा। दोस्तों, बिहार में रबी की कटनी पूरा होने के साथ ही कृषि विभाग किसानों के लिए खरीफ खेती की जरूरतों को पूरा करने में जुट गया है। यह खरीफ की 138 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 16 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद की जरूरत का आकलन किया है। इसी आधार पर केंद्र सरकार से खाद की आपूर्ति का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही जिलेवार खाद आपूर्ति की लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार का यह प्रयास है कि कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में भी राज्य में कृषि का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही है। कृषि सचिव डॉक्टर N श्रवण कुमार ने खाद की उपलब्धता को लेकर मंत्री को बताया कि पूरे खरीफ मौसम में 10.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 3.5 लाख मीट्रिक टन DSP की आवश्यकता होगी। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण की आने वाली तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाए। इसके लिए गांव-गांव तक मरीजों के इलाज की आधारभूत संरचना बनाई जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार की सभी पंचायतों के मुखिया से लेकर सभी जिला परिषद के अध्यक्षों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने और गाँव में कोरोना से होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर निबंधन अधिकारियों को देने की निर्देश दिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की
खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य के सभी पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख और तमाम जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को आदेश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में हुई मौतों की जानकारी 24 घंटे के अंदर नजदीकी निबंधन अधिकारियों को दें। इस आदेश का पालन नहीं करने वाले मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाएगा। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से डॉक्टरों की टीम ने उन्हें पटना रेफर कर दिया है। जहां शुक्रवार को हुई जांच में सामने आया है कि उनकी किडनी में स्टोन है। इतना ही नहीं, उनको हार्ट की परेशानी भी है। ऐसे में उनकी देख रेख कर रही दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा के नेतृत्व वाले मेडिकल बोर्ड ने उन्हें पटना भेज दिया है, जिससे उनका अच्छे से इलाज हो सके और वे जल्द ही ठीक हो जाए। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने अपनी ये जांच दरभंगा के एक प्राइवेट अस्पताल में कराई है, जिसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई है तो उनकी परेशानी को देखते हुए मेडिकल बोर्ड ने उनके लिए यह निर्णय लिया है। जहां उनकी हालात के बारे में बात करते हुए डॉक्टर उमेश चंद्रा ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उनकी रिपोर्ट देखते हुए उन्हें दरभंगा से पटना शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हवा से ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली मशीनें लगाई जाएगी। यह बिहार के सभी 9 मेडिकल में स्थापित होने वाली हवा से ऑक्सीजन तैयार करने वाली प्रेशर स्विंग एडजॉर्पन्स मशीन से प्रति मिनट यानी कि हर मिनट 7000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार जिन क्षमता की मशीनों की स्थापना की तैयारी की गई है, उसमें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में 800 लीटर प्रति मिनट, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में 1000 लीटर प्रति मिनट वाली मशीन है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल दरभंगा में 800 लीटर प्रति मिनट, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में 800 लीटर प्रति मिनट, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया में 800 लीटर प्रति मिनट वाली मशीन शामिल है। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मधेपुरा में 800 लीटर प्रति मिनट, वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पवापुरी में 1000 प्रति लीटर मिनट और महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल बेतिया में 500 लीटर प्रति मिनट वाली शामिल है। दोस्तों, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस आशय का यानी कि इसको लेकर आदेश जल्द जारी किया जाएगा। ये बातें शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के व्यापारियों के साथ एक वर्चुअल संवाद के दौरान कही है। तारकिशोर प्रसाद ने लॉकडाउन के दौरान बाजार समिति की अवधि बढ़ाने का भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि बाजार समिति के कारोबार के लिए 4 घंटे का समय अपर्याप्त है, इसे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। यह वैक्सीनेशन कराने वालों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जोड़ने के सुझाव को उन्होंने पसंद किया और कहा कि देखते हैं कि अब कैसे संभव हो पाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवहन योजना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, इसमें कुछ छूट दी गई है। विचार करेंगे कि इसका लाभ गैर सरकारी संगठनों को कैसे मिल सकेगा। दोस्तों, 32 साल पुराने जिन 2 व्यक्तियों के अपहरण कांड में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए हैं, वारंट की अवधि के दौरान उन्हीं में से एक की बेटी की शादी में दूल्हा पक्ष की तरफ से 17 फरवरी 2021 को पप्पू यादव मुख्य अतिथि बने थे। जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, उसी मामले में अन्य 4 आरोपी बरी हो चुके हैं। यह गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अब उन्हें डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कल शनिवार को उन्हें पटना लाया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को नीतीश सरकार के बदले की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस मामले में 2 व्यक्ति सकुशल वापस आ चुके हैं, उसमें कई लोग बरी हो चुके हैं, या फिर इस मामले में इन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, वह भी ऐसे समय में जब पप्पू यादव लगातार इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा और उनको जरूरी चीजें मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक तेजस्वी यादव इन दिनों ट्विटर पर काफी एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र का उन्होंने एक भी बार दौरा नहीं किया है। इस बात से क्षेत्र की जनता काफी नाराज है। तेजस्वी यादव के साथ जनता हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस से भी खफा है। यह नतीजतन जनता ने क्षेत्र के चौक चौराहों पर, सड़कों, स्कूलों और बिजली के खंभों पर दोनों नेता के लापता होने का पोस्टर लगा दिया है। यह साथ ही उन्हें ढूंढने वालों को इनाम देने की भी घोषणा की गई है।
ग्रामीणों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर में यह लिखा गया है कि जो व्यक्ति इन लोगों का पता बताएगा या इन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे 5100 रुपए का इनाम ग्रामीणों द्वारा दिया जाएगा। ये दोनों नेता चुनाव के बाद क्षेत्र से गायब हैं। आपको बता दें कि वैशाली जिले में 2 लोकसभा और 8 विधानसभा का क्षेत्र है। ये दोनों लोकसभा सीट पर एलजेपी का कब्जा है, जबकि 8 विधानसभा में से 4 एनडीए गठबंधन और 4 महागठबंधन के कब्जे में है। इसके बावजूद कोरोना महामारी के बीच नेता क्षेत्र से नदारद हैं। दोनों लोकसभा क्षेत्र में सांसद के प्रति लोगों ने विरोध जताया है। बीते दिनों वैशाली से सांसद वीणा देवी के प्रति लोगों ने विरोध जताया। अब लोग हाजीपुर सांसद और राघोपुर विधायक के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। जनता का आरोप है कि कोरोना महामारी के बीच नेता जनता के हाल चाल लेने तक नहीं आ रहे हैं। चुनाव के बाद से क्षेत्र से गायब हैं। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो इन नेताओं को ढूंढ कर लाएगा उसको 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना महामारी से इस समय पूरा देश जूझ रहा है। देश से बाहर निकलना मना है, क्योंकि कहीं लॉकडाउन है तो कहीं कर्फ्यू। ऐसे में अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी से जुड़ा कोई भी काम करना है तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको इसके लिए आरटीओ जाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के काम के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और फिर उसके रिन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। नए नियम के मुताबिक लर्नर्स लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार में लॉकडाउन लागू है। सरकार की ओर से प्रशासन को नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन बिहार के आरा से जो तस्वीर सामने आई है उसे बिहार पुलिस की सख्ती के बजाय अगर दादागिरी कहें तो फिर गलत नहीं होगा। पूरा मामला जिले के गरहनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों गरहनी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक लॉकडाउन का पालन कराने निकले थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो किया वह चौंकाने वाला था। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, उन्होंने सरेआम महिलाओं के साथ गाली गलौज की, उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी। जब इससे भी जी नहीं भरा तो फिर घटना की वीडियो बना रही युवती लड़की के हाथ से खुलेआम उसका मोबाइल छीनकर सड़क पर फेंक दिया। इस पर जब परिवार वालों ने आपत्ति जताई तो उन्हें एफआईआर करके जेल भेजने की धमकी दी थी। इस संदर्भ में भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, जिस कारण उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। लेकिन मामला चाहे जो कुछ भी हो, गरहनी थाना अध्यक्ष ने जो भी कुछ किया उससे राज्य का सुशासन और पुलिस की गरिमा जरूर कलंकित हुई है। अब देखना यह है कि इस थप्पड़ चलाने वाले थानेदार पर क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस जवानों पर हमला का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला गुरुवार की शाम बताया जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम जिले के शिवाजी नगर ओपी क्षेत्र और सिंधिया थाना क्षेत्र की सीमा पर पड़ने वाले पुरनदाह चौक पर पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के बावजूद चौक पर दर्जनों दुकानें खुली हुई है। इधर पुलिस के पहुंचते ही लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। फिर गाली गलौज करते हुए पुलिस की गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला किया और अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। संख्या में कम रहने की वजह से पुलिस जवान वहां से जान बचाकर भाग निकले। दोस्तों, राजद ने बिहार में अब तक गेहूं खरीद शुरू नहीं होने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि किसानों को लेकर एनडीए नेताओं द्वारा लंबी चौड़ी बातें खूब की जाती है, पर जमीनी हकीकत ठीक इसके अलग है, इसके उल्टा है। गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथ गेहूं बेचने को मजबूर हैं। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि सरकारी घोषणा के अनुसार बीते 20 अप्रैल से ही बिहार में पैक्स एवं विभिन्न माध्यमों के द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू है, लेकिन हकीकत इसके अलट है। यह सरकार के लचर व्यवस्था का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि पैक्स या फिर अन्य किसी भी माध्यम से घोषित एमएसपी 1975 रुपए पर किसानों से गेहूं की खरीद नहीं हो रही है।
दोस्तों, भारतीय समाज में सरकारी नौकरशाह के लिए एक खास इज्जत और प्रतिष्ठा को देखने को मिलती है। जी हाँ, बिहार की बात करें तो यहाँ तो ये कुछ ज्यादा ही है। यहाँ छोटा किसान बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई और, हर कोई चाहता है कि उसका बेटा लाल बत्ती वाला ऑफिसर ही बने। आज हम बिहार के एक ऐसे ही आईएएस अधिकारी की बात करेंगे जिन्होंने तब से मुख्यमंत्री को दो टूक जवाब दिया था। जी हाँ, इसके बाद भले ही उन्हें ट्रांसफर झेलना पड़ा हो, लेकिन बाद में वह केंद्र में कद्दावर मंत्री भी बने थे। उस आईएएस मंत्री का नाम है यशवंत सिन्हा। जी हाँ, यशवंत सिन्हा बिहार कैडर के एक ऐसे काबिल आईएएस अधिकारी थे जिनका नाम आज भी नौकरशाह से लेकर राजनेता तक के इज्जत से लेते हैं। यशवंत सिन्हा का जन्म 1937 में नालंदा जिले के अस्थवा गांव में हुआ था। उस समय बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए यशवंत सिन्हा पहले प्रोफेसर, फिर बाद में महज 24 साल की उम्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के लिए चुने गए थे। जी, यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस के लिए चुने गए थे। पूरे भारत में उन्हें 12वां रैंक प्राप्त हुआ था। यह नियुक्त के बाद यशवंत सिन्हा की आरा और पटना में पोस्टिंग हुई थी। जब कुछ समय तक यहां काम करने के बाद उन्हें संथाल परगना में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि यशवंत सिन्हा चर्चा में आ गए। दरअसल उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। अपने एक इंटरव्यू के दौरान यशवंत सिन्हा ने कहा था कि एक बार महामाया प्रसाद संभाला परगना के दौरा पर आए थे। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ सीएम से शिकायत की। इसके बाद भीड़ के सामने ही मुख्यमंत्री संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर यशवंत सिन्हा से सवाल करने लगे। इस दौरान अपने जवाब से डिप्टी कमिश्नर सिन्हा सीएम को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके साथ आए सिंचाई मंत्री जिलाधिकारी के प्रति काफी आक्रामक हो गए। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर सिन्हा ने मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद की तरफ देखकर कहा कि सर, मैं इस व्यवहार का आदी नहीं हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री डीसी को दूसरे कमरे में ले गए और फिर स्थानीय एसपी और डीआईजी के सामने उनसे कहा कि आपको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने कहा था कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इस पर मुख्यमंत्री ने गुस्सा करके जिलाधिकारी से कहा था कि आपकी सीएम से इस तरीके का बात करने की हिम्मत कैसे हो गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आप दूसरी नौकरी खोज लीजिए। दोस्तों, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी, चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में ही अपने आवास में रहकर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान में 3 दिन पहले ही कोरोना संक्रमण का लक्ष्य पाया गया था। इसके बाद चिराग ने अपनी जांच आरटीपीसीआर से जांच कराई और तब रिपोर्ट में पॉजिटिव आई। इसके बाद ही घर वालों ने अस्पताल में इलाज की जगह घर में ही रखकर इलाज शुरू करवाया। चिराग पासवान ने अपने को कोरोना संक्रमण होने की जानकारी ट्विटर पर लोगों को दी। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने शादी के पहले ही दूल्हे को मंडप से गिरफ्तार कर लिया। जी हां, जैसे ही पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार किया तो रिश्ते नाते के लोगों में हरकंप मच गया और दूल्हा विवाह मंडप में पहुंचने से पहले ही सलाखों के पीछे चला गया। मामला नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के बस्ती गांव का है। जी, दरअसल गिरफ्तार दूल्हा हत्या का आरोपी है। बीते 10 जनवरी 2020 को गौतम सिंह उर्फ फंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इसमें दूल्हा अविनाश कुमार भी शामिल था। अविनाश कुमार घटना के बाद से फरार चल रहा था और इसकी तलाश पुलिस को तभी से थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से वह बाहर था। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि अविनाश हरनौत के देली गांव आया हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दूल्हा बनकर अविनाश गाड़ी पर बैठा ही था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसे कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है, लेकिन जिन कंधों पर यह जिम्मेवारी सौंपी गई है, यदि वही इस कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर इसे क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मुंगेर के मुफस्सिल थाने में तैनात दारोगा की। शराब के नशे में धूत दारोगा की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीण दारोगा की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहली गांव में गश्ती पर निकले दारोगा को शराब के नशे में रहना और ग्रामीण के साथ बदतमीजी करना भारी पड़ गया। नशे में धूत दारोगा की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। दारोगा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। मुफस्सिल थाना के इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि दारोगा की पिटाई का वायरल वीडियो उनके पास भी आया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।